हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो हमारे आगे की क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्व के बारे में। तत्व यानी कि एलिमेंट क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं तत्व को परिभाषित कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं लोहा। लोहा जो है ना आपका एक तत्व है। देखिए, यह एक शुद्ध पदार्थ है। लोहा जो होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है। और लोहा जो आपका शुद्ध पदार्थ होगा, अगर मैं लोहे का एक टुकड़ा ले लूं, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा लूं और मैं इसे भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कहने का मतलब मैं इसे काट कर दो बराबर भागों में बांट लेता हूं। ठीक है, इसे दो भागों में मैं बांट लेता हूं। अब ये दो भागों के अगर गुणों की बात करें तो इनके गुणों में क्या अंतर आएगा? नहीं आएगा। कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं सोना का एक टुकड़ा लेता हूं और मैं इस सोने के टुकड़े को 10 बराबर भागों में बांट देता हूं, जोड़ने के बराबर भागों मतलब मैं 10 भागों में बांट देता हूं, तो 10 भागों में मैं बांटूंगा और प्रत्येक भाग की गुण की बात करूंगा तो हर एक का गुण एक समान ही होगा, उसके गुणों में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। कितना भी आप टुकड़ा कर लोगे उसका गुण में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, वही आपका तत्व होता है। अभी तक टोटल 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। टोटल हमारे धरती पे टोटल 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, जिसमें से आपके 92 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं, यानी कि ये प्राकृतिक में ऐसे ही मिल गए हैं। ठीक है, और इसमें से 118 में से 26 ऐसे तत्व हैं जिन्हें तैयार किया गया, यानी कि ये संश्लेषित है। ठीक है, 26 संश्लेषित है, यानी कि टोटल मिला के 118। अगर मैं तत्व की बात करूं तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, जिसे हम लोग मेटल कहते हैं, मेटल। दूसरा होता है अधातु, जिसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, और तीसरा होता है उपधातु, मेटलॉयड कहते हैं इसे, मेटलॉयड। ठीक है, धातुओं की संख्या की बात करें तो हमारे अभी तक कितने धातुओं को खोजा जा चुका है? 91। और अधातुओं की बात करें तो अधातु 22 है, और उपधातुओं की बात करें तो ये आपके 5 हैं। ठीक है, अब धातु कौन कौन से होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, इनके गुण क्या होता है, उतना डीपली अभी हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि आप 9th क्लास में और 10th क्लास में इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे आप अगर 10th क्लास के हो तो 9th क्लास में धातु, अधातु, उपधातु के बारे में आप जान सकते हो। धातु चमकीला होता है, ये है ना, आघात वर्धनीय होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये सब चीजें मैंने बता रखी है। उसी तरह अधातु उसका जस्ट विपरीत, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है,
ये आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होता है, इसे हथौड़े पे पीटने पे चूर चूर हो जाता है। और उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो आपके उपधातु होते हैं। तो उतना डीपली अभी हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजों को समझ रहे हैं जो हमारे क्लास 9th और 10th में यूज होने वाले हैं। तो धातु की बात करें तो धातु टोटल 91 है। कौन कौन से धातु हो सकते हैं, तो जैसे आपने अभी देखा लोहा है, देखा है ऊपर, सोना देखा है, ये दोनों धातु हैं। मैं लोहा की बात करूं, सोना की बात करूं, ये भी धातु है। अच्छा, और भी हम लोग देख सकते हैं सोडियम, सोडियम भी धातु है आपका। तांबा, तांबा भी आपका धातु है। ऐसे हम लोग बहुत सारे धातु दे सकते हैं। टोटल कितना है, 91 है। अधातु की बात करें तो अधातु आपके 22 है अधातु। जैसे अगर अधातु की बात करें तो आपका कार्बन है, कार्बन अधातु है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। गंधक है, गंधक है ना जी। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो ये सब क्या है, आपके अधातु है। उपधातु की बात करूं तो उपधातु में आपका आ जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना। जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। मैं पांचों को लिख देता हूं। एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हो गया। और बिस्मथ हो गया, बिस्मथ हो गया। तो ये आपके उपधातु हो गए, समझ गए। और धातु टोटल 91 है। एल्युमिनियम हो जाएगा आपका, है ना। चांदी हो जाएगा आपका, ये सब क्या है, धातु में आ जाएंगे। अधातु में भी अभी बहुत सारे हो सकते हैं आपके। ऑक्सीजन भी आ जाएगा, ये सब आपके अधातु में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग अक्सर देखे होंगे कि तत्वों के नाम के जगह उनके संकेतों का बृहद रूप से प्रयोग होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He। तो चलिए हम लोग तत्व को समझ लेते हैं, उनके संकेत। हम लोग प्रथम शुरू के 30 तत्वों के बारे में देखेंगे, है ना। शुरू के 30 तत्वों के बारे में देखेंगे, उनके संकेत के बारे में समझेंगे। संकेत की क्या आवश्यकता है, ये सब हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। संकेत से हमें ये पता है कि कम स्थान घेरना पड़ेगा। और मान लो अगर मैं इस तरह से लोहा लिखता हूं और एक Fe लिख देता हूं, तो Fe पूरे वर्ल्ड में Fe आयरन के लिए यूज होता है, लोहा के लिए यूज होता है। तो इससे पता चल जाएगा। अगर जिसको हिंदी भी नहीं आती हो, वो आप इंग्लिश तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित भाषा है, ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। तो उससे वहां पता चल जाएगा हर एक वैज्ञानिक को कि ये किस भाषा, ये किस तत्व को संकेत कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग तत्वों के संकेत का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग 30 तत्वों को देखेंगे, शुरू के 30 तत्वों को, उनके संकेत को समझेंगे, उनके परमाणु संख्या, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, उनकी संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अब समझने वाले हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो तत्व के परमाणु होते हैं, अब परमाणु क्या होता है, तो पहले मैं उसे परिभाषित कर देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं परमाणु यानी कि एटम को। पहले एटम को समझ लेते हैं। परमाणु यानी कि एटम, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, वो परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं परमाणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं लोहा, तो लोहा आपका एक तत्व हुआ,
लोहा आपका क्या हुआ, तत्व। आयरन को संकेत में Fe लिखा जाता है, ठीक है। लोहा आपका एक तत्व हुआ, और इस तत्व का अगर मैं मान लो एक टुकड़ा लेता हूं ये, और इसका इतना छोटा 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 इतना बारीक टुकड़ा करे, इतना कि आप उसके हजारों हजारों पार्टिकल को एक साथ रखोगे तब भी आपको नहीं दिखाई देंगे। समझ लो कितना छोटा से छोटा टुकड़ा करेंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म। अगर एक परमाणु को लेकर आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो वो नहीं दिखाई देगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, और जिसमें तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि तत्व का ही सबसे सूक्ष्मतम कण जो होगा वही आपका परमाणु होता है। अब देखिए परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, परमाणु 3 मौलिक कणों का बना होता है। परमाणु किनका किनका बना होता है, तो परमाणु 3 मौलिक कणों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, और तीसरा हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। तो ये 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। अगर मैं किसी तत्व के परमाणु को लूं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आयरन, लोहा, तत्व का एक परमाणु ले रहा हूं, समझ लो तत्व का एक परमाणु, यानी कि ये सबसे सूक्ष्म कण होगा, ठीक है। और अब मैं समझू कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए तत्व का परमाणु का नाभिक होता है, इसे हम लोग नाभिक कहेंगे, और नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं पे घूमते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में रहते हैं। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं पे घूमते रहता है, और कक्षाओं पे 2n² के रूप में घूमता है। ये हम लोग पढ़े हुए 9th क्लास में, मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग क्लास 10th के लिए अभी देख रहे हैं, और क्लास 10th के लिए अब ज्यादा डीपली बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर पता चलेगा कि पूरा 9th क्लास मुझे पढ़ाना पड़ गया। मुझे जितनी जरूरत है उतना ही मैं समझाऊंगा। यानी कहने का मतलब यहाँ n के जगह 1 रखोगे तो आपका 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी कक्षा पे तो यहाँ 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। दूसरी कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा पे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग तत्वों को सजा सकते हैं, है ना। तीसरी कक्षा पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों को 12वीं कक्षा पे 2n² के रूप में सजाया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं तत्व, ठीक है, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, कितना नंबर हम लोग तत्व लिख रहे हैं, और यहाँ पर मैं उसका संकेत लिखता हूँ कि किस तरह से डिनोट किया जाता है उसका संकेत। यहाँ पे हम लोग उसके परमाणु संख्या, या फिर हाँ चलो परमाणु संख्या लिख देते हैं, परमाणु संख्या, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें आपके प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, अच्छा इसमें आपके न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, अच्छा इसमें आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, समझेंगे क्या क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, और यहां पर संयोजकता, ठीक है। एक एक करके सब चीज समझेंगे कि क्या क्या होता है सब चीज, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग देखते हैं तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को H से स्विच करते हैं, तो मैं हिंदी में ही नाम लिखता हूँ या इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ही लिखता हूँ। चलिए
हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए संकेत होता है H, इसको H से संकेत किया जाता है। अब देखो हमें समझना होगा परमाणु संख्या पहले क्या होता है। जो परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं ना, उतनी ही उसकी परमाणु संख्या है। अब जैसे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु में जितने आपके प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही उसकी परमाणु संख्या होगी। तो जो आपका हाइड्रोजन तत्व है इसमें प्रोटॉन 1 होता है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है, इसलिए इसका परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, यानी कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तीनों बराबर ही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब बात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? परमाणु द्रव्यमान में से क्या कर देना होगा? प्रोटॉनों की संख्या घटा दोगे, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या को घटा दोगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग किसी तत्व के परमाणु को, अगर मैं यहाँ पर उसका चित्र बना के समझाऊं तो जैसे हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ पे नाभिक बना देता हूँ। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, सॉरी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षाओं के चारों तरफ घूमता है। तो इन कक्षाओं पे जिस तरह से तत्वों को सजाते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से सजाएंगे वही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं पर सजाने का तरीका जो होता है वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली कक्षा पर अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता होती है, अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर मैं नीचे ऐसे परिभाषित कर सकता हूँ कि संयोजकता क्या होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी परमाणु या फिर ऐसा नहीं कि परमाणु की, मूलक की भी संयोजकता होती है, या मूलक। अब मूलक क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, बस यहाँ पे जान लो कि किसी परमाणु या मूलक की संयोजन क्षमता जो होती है ना, संयोजन क्षमता, उसी को हम लोग उसकी संयोजकता करते हैं, ठीक है। संयोजन क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये संयोजन क्षमता किसके बराबर होगी? तो हम लोग कह सकते हैं कि यह उस परमाणु द्वारा त्यागे गए ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि संयोजकता किसके बराबर होगी? संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता किसके बराबर? संयोजकता एक्चुअल में उसकी संयोजन क्षमता होती है, वह किसके बराबर होती है? तो परमाणु द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए किसी तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग या ग्रहण या साझा करता है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग, ग्रहण या साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं संयोजकता की बात करूंगा हाइड्रोजन की, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो अगर मैं इसकी कक्षा देखूं तो एक ही कक्षा होगी और इस कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा कर देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना बात को। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं हीलियम के लिए, ठीक है।
तो दूसरा तत्व आपका हो जाएगा हीलियम। हीलियम, तो हीलियम के लिए H ही उसका संकेत। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 2 होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2, परमाणु संख्या भी 2। अच्छा, और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी होगी तो 4 में से यानी परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 होगा। यानी कि अगर हीलियम की बात करें तो आप देख लो पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2। अब देखिए, हमें यहाँ पर पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, इसकी कोई संयोजकता नहीं होगी, इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये पूरी तरह से कक्षा भरा हुआ है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनों का ये साझा नहीं करेगा। तीसरा तत्व देखते हैं हम लोग, लिथियम। लिथियम, तो लिथियम के लिए Li। अच्छा, अगर मैं इसके प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं तो इसके प्रोटॉनों की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो उतना ही परमाणु संख्या और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो इसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 7 होता है, और 7 में से ये 3 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहले के इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसे हम लोग अगली कक्षा पे लेके चले जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,1। तो ये 72 कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अपने एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है या उसे त्याग कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। बस 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही आपको देखना होगा उसकी संयोजकता के लिए। चलिए अगला 4 नंबर देखते हैं हम लोग। लिथियम के बाद देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए हम लोग संकेत की बात करें तो Be हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रोटॉनों की संख्या 4, तो परमाणु संख्या भी 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9 होता है, परमाणु द्रव्यमान 9 होता है, तो 9 में से 4 घटा देंगे तो आपका 5 आ जाएगा आपका क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन और आगे इसमें 2 और बचेंगे, 2 और इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 है ना जी, तो दूसरी कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। तो 72 कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है या इसे त्याग कर सकता है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन, तो बोरॉन की बात करें तो इसके संकेत B से सूचित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या इसमें 5 होती है, तो परमाणु संख्या भी 5 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5। अगर मैं परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो परमाणु द्रव्यमान इसका 11 होता है, वैसे तो 10.8 होता है, तो लगभग हम लोग 11 ले लेते हैं, तो 11 में से ये 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, यानी बोरॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,3 हो जाएगा, पहले कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन और टोटल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2-3 बच जाएंगे ना, तो 3 बचेंगे तो अगली कक्षा पे वो चले जाएंगे, यानी अगली कक्षा पे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसकी संयोजकता, तो बाहर वातम कक्षा पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है या उनका साझा कर सकता है। 6 नंबर पे देखते हैं उसके बाद कार्बन। कार्बन के लिए हम लोग संकेत C यूज करते हैं और इसके प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो 6 होते हैं, तो उतना ही परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर मैं परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 आ जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 7 नंबर में देखते हैं आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसके लिए संकेत N है और इसके प्रोटॉनों की संख्या 7, तो परमाणु संख्या भी 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7। अच्छा, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है नाइट्रोजन का वह 14 होता है, तो 14 में से आपका 7 घटा देंगे, 7 न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,5 हो जाएगा। तो बातम कक्षा पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल इस पे 8 ही ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखना कि जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन बातम कक्षा पे हो, 4 से अधिक हो, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, वो
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, त्याग नहीं करता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि बातम कक्षा पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। यानी आप सिंपल भाषा में समझ लो कि बातम कक्षा पे 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही उसकी संयोजकता होगी। अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से घटा लेंगे तो उसकी संयोजकता निकल जाएगी, क्योंकि ये अपने 3 और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किसी से ले रहा है, तो उसकी संयोजकता लेने की क्षमता 3 है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 8 नंबर पे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए संकेत O हो गया, और इसके प्रोटॉनों की संख्या 8, और तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या भी 8 ही हो जाएगा। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 में से 8 गया, 8 इसका न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2, क्या लिख देंगे आपका 6 लिख देंगे। तो 6 बातम कक्षा पे 6 है, तो अगर ये 4 से अधिक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे, तो आपका 2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। यानी 2 इसलिए संयोजकता हो रही है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, किसी से ले सकता है। ठीक है, 9 नंबर में ऑक्सीजन के बाद बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए संकेत F होता है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर इसके प्रोटॉनों की संख्या तो 9, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या भी 9 हो जाएगी। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का होता है आपका 19 में से आपका 9 घटा लोगे तो आपका 10 आ जाएगा फ्लोरीन का न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7, तो इसका कितना हो जाएगा संयोजकता, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग 10 नंबर में बात करते हैं। फ्लोरीन के बाद आपका नियॉन आ जाएगा। नियॉन, नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन के लिए संकेत Ne होता है। अच्छा, इसके प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, तो आपका ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या भी 10-10 ही हो जाएगी। चलिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान इसका किसका है जी, नियॉन है, तो नियॉन का परमाणु द्रव्यमान 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 10 गया, 10 आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8। आपको पता है कि पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें पहली कक्षा पे 2 और दूसरी पे 8 है, तो इसकी कक्षाएं जब पूरी तरह से भरी हुई है तो इसकी संयोजकता हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, नियॉन के बाद आपका क्या हो जाएगा 11 नंबर पे, सोडियम। सोडियम, सोडियम के लिए संकेत होता है Na। अच्छा, अब इसके प्रोटॉनों की संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 और परमाणु संख्या भी 11। परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो 23 में से 11 घटाएंगे, 12 इसका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 1, पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 और तीसरे पे 1, तभी ना आपके 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक ही है ना जी। चलिए, सोडियम के बाद आपका आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए संकेत हो जाएगा आपका Mg, और इसके प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, परमाणु संख्या भी 12 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 24। अब 24 में से 12 घटा देंगे तो 12 यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, तो 2, 8 और 2, 2, 8, 10, 2, 12, तो बातम कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता 2 हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है या त्याग कर सकता है। 13 नंबर में हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके लिए संकेत होता है Al। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रोटॉनों की संख्या तो 13, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 और परमाणु संख्या भी 13। अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो पहले परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये परमाणु द्रव्यमान इसका 27 होता है, तो 27 में से 13 घटा देंगे आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, 27 में से 13 घटा देंगे 14 इसका न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बातों के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। एल्युमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन आ जाएगा। एल्युमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए हम लोग क्या संकेत यूज करते हैं, SI।
ठीक है। और इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 14। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14 और परमाणु संख्या भी 14 हो जाएगी। ठीक है। और सिलिकॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 28 होता है। तो 28 में से 14 घटा देंगे, 14 इसके न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 4 आ जाएगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं आपका सिलिकॉन के पास फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस तो फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लिए संकेत आपका P हो जाएगा। अच्छा, और इसके 15 जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो उतने ही आपके परमाणु संख्या भी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। तो 31 में से 31 में से 15 घटा देंगे तो 16 इसका क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2 8 5 इसका हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे संयोजकता की बात करूंगा तो संयोजकता तो ये आपको 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तभी ना इसका कक्षा पूरा होगा। इस पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ तीसरी कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सबसे महत्तम कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे महत्तम कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पे और इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। फास्फोरस के बाद आपका लेते हैं सल्फर, जिसे हम लोग गंधक भी कहते हैं, सल्फर। तो सल्फर के लिए आप संकेत S यूज करोगे और इसकी इस प्रोटॉनों की संख्या 16, परमाणु संख्या भी 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16। अच्छा, अगर मैं इसके न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूंगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या से पहले हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सल्फर के परमाणु द्रव्यमान की तो वो 32 होता है। तो 32 में से 16 घटा देंगे तो आपका 16 न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। आज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 हो जाएगा। तो इसके बातम कक्षा पे 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। सल्फर के बाद आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के लिए हम लोग संकेत लेते हैं Cl, और इसके अंदर जो होते हैं प्रोटॉनों की संख्या वो 17 होती है। तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतने ही परमाणु संख्या भी होगी। ठीक है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35.5 या 35 कहीं ले सकते हैं, कहीं 35.5 दिया होता है। ठीक है, 35 या 35.5 ले सकते हैं। तो 35 में से आप 17 घटाओगे तो 18 आ जाएगा ना जी। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका तो 2 8 7 और इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब इसके बाद क्लोरीन के बाद अगर मैं बात करूं 18 नंबर पे मैं यहाँ ले लेता हूं। ठीक है, चलिए अब लेते हैं आर्गन। तो आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन के लिए संकेत होता है आपका Ar, और इसके अंदर जो आपके प्रोटॉनों की संख्या होती है वो 18 होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18, परमाणु संख्या भी 18। परमाणु द्रव्यमान जो होता है आर्गन का वह 40 होता है, 40 होता है। तो 40 में से 18 घटा देंगे तो आपका 22 आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 2 8 8। तो वास्तव कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये अभी अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा भी नहीं करेगा, ना त्याग करेगा, ना ग्रहण करेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिट पूरी तरह से भरा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर में पोटेशियम। पोटेशियम तो पोटेशियम के लिए संकेत होता है आपका K, और इसके प्रोटॉनों की संख्या 19 होती है। तो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 और परमाणु संख्या भी 19। ठीक है। अच्छा, मैं परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। ठीक है, 39 होता है। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। तो 39 में से 19 घटा देंगे तो आपका 20 आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 1। तो बादम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम तो कैल्शियम के लिए होता है Ca संकेत, और इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो होती है 20 होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 और परमाणु संख्या भी 20। ठीक है। कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान 40 हो जाता है। 40 में से 20 गया, 20 इसके न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें तो 2 8 8 2 होता है। तो बातम कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। चलिए 20 के बाद 21 नंबर में कैल्शियम के बाद आपका क्या हो जाता है? स्कैंडियम। स्कैंडियम स्कैंडियम तो स्कैंडियम की बात करें तो इसके लिए संकेत होता है Sc,
और इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 21 होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 21, परमाणु संख्या भी 21। अच्छा, अगर इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आपका स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 45। तो 45 में से 21 घटा दोगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा आपका क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 9 2। अब ये 9 क्यों आया, तो इसके लिए आप अगले क्लासेस में जाओगे, क्लास 11 में चलोगे ना, तो वहां पे हम लोग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करें। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। स्कैंडियम के बाद आता है आपका 22 नंबर पे आ जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम 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 तो टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की जो संकेत होता है टीआई होता है, और इसके अंदर 22 प्रोटॉन होते हैं। तो 22 प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 22 हो जाएंगे और परमाणु संख्या भी 22 ही होगी। अच्छा, इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है 48 होता है, 48 होता है। ठीक है, तो 48 में से आप 22 घटा दोगे तो 26 आ जाएगा ना जी। तो 26 इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 8 10 2, यानी इसकी संयोजकता भी 2 ही हो जाएगी। समझ। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर में वेनाडियम। वेनेडियम या वेनाडियम भी लिखते हैं, वेनेडियम। तो वेनेडियम के लिए आपका कैपिटल भी होता है संकेत, और इसके अंदर जो होते हैं 23 प्रोटॉन होते हैं, तो 23 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 23 इसकी परमाणु संख्या भी होगी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है 51 होता है। ठीक है, 51 होता है। तो 51 में से आपको 23 घटा देना है तो आपका यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, 28 न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हो जाएगा 2 8 11 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग वेनेडियम के बाद देखते हैं 24 नंबर में आपका, 24 नंबर में आ जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम, तो क्रोमियम के लिए संकेत हम लोग Cr यूज करते हैं, और इसके अंदर 24 आपके प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 24 और परमाणु संख्या भी 24 हो जाएगी। और इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 52 होता है, और 52 में से 24 घटा दोगे तो 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी, 26 और 2 28, 28 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 52। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 13 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्रोमियम के बाद 25 नंबर में हम लोग देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के लिए संकेत जो होता है आपका Mn होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं तो वो 25 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 25 और परमाणु संख्या भी 25 हो जाएगी। अगर मैं इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो परमाणु द्रव्यमान इसका 55 होता है, और 55 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। तो 30 इसके न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह हो जाएगा आपका, मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वास्तव में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब 26 नंबर में देखते हैं हम लोग आयरन, यानी कि लोहा। आयरन की बात करते हैं, यानी कि लोहा की बात करते हैं। आयरन, आयरन, आयरन के लिए Fe यूज करते हैं। ठीक है, Fu यूज करते हैं संकेत। और आयरन में जो होते हैं 26 प्रोटॉन होते हैं, तो 26 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 26 परमाणु संख्या भी होगी। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आयरन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 56 होता है। आयरन का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। 56 में से आप घटा दोगे आपका क्या हो जाएगा 26, तो यहाँ 30 आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 14 2, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कभी कभी आयरन की संयोजकता 3 भी हो जाती है। आगे हम लोग पता करेंगे कैसे होती है, क्यों होती है। कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के लिए हम लोग संकेत CO यूज करते हैं, और इसके अंदर 27 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 27 और परमाणु संख्या भी 27।
अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आपका परमाणु द्रव्यमान 59 होता है, 59 होता है। तो 59 में से 27 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा कि नहीं। तो 32 इसके प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, किसके, कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 15 2, यानी कि इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोबाल्ट के बाद आपका निकेल आता है ना जी, 28 नंबर में यहाँ पे निकेल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं निकेल। तो निकेल के लिए हम लोग Ni यूज करते हैं संकेत। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रोटॉनों की संख्या तो 28 होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 28 और परमाणु संख्या भी 28। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान इसका 59 ही होता है, परमाणु या 58.76 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 59 हम लोग अप्रॉक्स में ले लिए, तो 59 में से आप 28 घटा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 31 इसके न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, निकेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 16 2, ठीक है। निकेल के लिए क्या हो जाएगा, 2 8 16 2, तो इसकी संयोजकता आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, निकेल के बाद हम लोग बात करते हैं 29 नंबर में आपका हो जाएगा कॉपर, जिसे हम लोग तांबा कहते हैं। तांबा के लिए हम लोग Cu यूज करते हैं और इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 29 होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 29 और परमाणु संख्या भी 29। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान इसका 63.5 या आप 63 भी ले सकते हो। तो 63 में से 29 घटा के देख लो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है। 34.5 को अगर इस 63.5 में से घटाएंगे तो 34 ही लिखेंगे। चलिए, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, तो आपका कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 8 18 1, 2 8 18 1, 2 8 18 1। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, अब आपका जिंक हो गया 30 नंबर पे, जिंक जिसे जस्ता भी कहते हैं। जिंक के लिए आपका Zn होता है, Zn संकेत होता है और इसके अंदर 30 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 30 और परमाणु संख्या भी 30। अच्छा, और अगर मैं बात करूं परमाणु द्रव्यमान की, तो जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 होता है, ठीक है। जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65, तो 65 में से 30 घटा देंगे तो 30 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 इसका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अच्छा, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जिंक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगी संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी। तो मैंने शुरू के 30 तत्वों के संयोजकता के बारे में, उनके लिए परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सारी चीजें आपको बहुत ही विस्तार तरीके से समझा दी है। इस वीडियो को यही पिन करते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।